हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो साथियों, हम लोगों का चल रहा था एडुटेरिया का बिहार जीके का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें कि हमने प्रैक्टिस सेट 1 नंबर करा दिया था और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, दूसरा है। तो चलिए हम बारी बारी से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को पढ़ते हैं और इसे याद करने का कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों? और जो भी नए हैं इस चैनल पे उसको सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, चैनल को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? देखिए, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जो है, जनकधारी प्रसाद जी ने किए थे। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किए थे? जनकधारी प्रसाद जी ने किए थे। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत इमाम ताज फकी थे। इमाम ताज फकी कौन थे? तो बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे कौन? इमाम ताज फकी थे। जैसा बिहार में शीतकालीन वर्षा के किस कारण से होती है? तो बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस वजह से होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। ठीक है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण गठन जो है 1986 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों पर प्रयुक्त भाषा। अशोक के शिलालेखों पर प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं, प्राकृतिक भाषा है। अशोक शिलालेखों पे कौन सी भाषा है? प्राकृतिक भाषा है। ठीक है। वैसे भाषा तो उसमें चार चार भाषा था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से प्रकृति हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो आप लोगों को कल भी हम बताए थे कि 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। सच्चिदानंद सिन्हा जी, मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। ठीक है। नेक्स्ट को चलते हैं 7 नंबर में। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला ताकिया थे। कौन थे? मुल्ला ताकिया था। भैया मुल्ला ताकिया कौन थे? मुल्ला ताकिया बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे। ठीक है। ठीक है। ऐसे भी कुछ पूछ देगा कि बिहार में मुगल काल में जो बिहार में आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो वही मुल्ला ताकिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। कब हुआ था भैया? तो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। मतलब उत्तर वैदिक काल में ही बिहार सहित पूर्वी भारत में जो है ना आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। ठीक है। बोलेगा बिहार सहित पूर्वी भारत, मतलब पूर्वी भारत कौन सा हो गया भैया? इधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह सब हो गया, असम हो गया, जो सातों बहन की श्रेणी दी जाती है उसको। मतलब इन सभी क्षेत्रों में सबसे पहले आर्य जो आए थे, वो कहाँ से आए थे? तो उत्तर वैदिक काल से ही आए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो भैया सिवान में हुई थी। ठीक है, सिवान में थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी की जो मृत्यु हुई थी झंडा फहराने के क्रम में हुई थी और पुलिस की गोली लगने से हुई थी। और ये कहाँ पे हुआ था? सिवान। तो इससे भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपको ऐसे भी कि सिवान में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके झंडा फहराने के क्रम में उन्हें गोली मार दी गई थी? तो वो थी फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? देखिए इसमें मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, ये सभी जो है ना आए हुए थे। ठीक ना, ये सभी बिहार में आए थे। बिहार में आने वाले यात्री कौन कौन थे? इसमें मैनरिक थे, जॉन मार्शल थे, पीटर मुंडी थे, ये सब आए थे। लेकिन ये फ्रैंकोइस बर्नियर जो थे, ये नहीं आए थे। ये कभी नहीं आए हुए बिहार में भाई। कौन, क्या नाम है उनका? फ्रैंकोइस बर्नियर क्या बिहार यूरोपीय यात्री, ऐसे यूरोपीय यात्री है जो बिहार नहीं आए हुए थे। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुंगेर में स्थित भीमबंध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो मुंगेर में स्थित भीमबंध अभ्यारण्य जो है वो एक शुष्क पतझर वन है। शुष्क पतझर कैसा वन है भैया? तो शुष्क
शुष्क शुष्क पतझड़, शुष्क हुआ गर्मीला टाइप से, ठीक ना, शुष्क पतझड़ वन है, ठीक है। तो मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन है भैया? तो शुष्क पतझड़ वन है। कौन सा वन है? तो शुष्क पतझड़, ये मार दिया स्पेस, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे भी मार्किंग कर दिया। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का भैया? वन प्रदेश है, तो शुष्क पतझड़ वन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 ईस्वी में, वर्ष 1956 ईस्वी में, वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन हो रहा था, उस टाइम बिहार का जो कौन सा जिला है जिसको पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया? तो वह है पुरुलिया। कौन सा है? पुरुलिया। पुरुलिया एक ऐसा जिला है कि भारत राज्य पुनर्गठन के समय में ये बिहार का जिला था, समझे, लेकिन भारत राज्य पुनर्गठन के समय में इसे बंगाल में शामिल कर दिया गया। कब क्या था? 1956 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद पुरुलिया। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। क्या सहायक था? उस टाइम जो है ना बहुत लोहे का उपयोग हो गया था। क्या हो गया था भाइयों? लोहे का उपयोग। हम लोग पैसे भी जानते हैं कि वो जब क्या कहते हैं वैदिक काल आया था, वैदिक काल में लोहे का उपयोग हो गया था, ठीक ना। और बोला था वैदिक का उत्तर वैदिक काल में ही कहा गया है कि आर्यों का आगमन जो है पूर्वी भारत की ओर से हुआ है, ठीक ना। पूर्वी भारत में जब पहली बार आए थे आर्यन, तो उत्तर वैदिक काल से ही वो आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, 14 नंबर, बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के दौर आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? देखिए, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता थे? बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता थे जिन्होंने 1857 ईस्वी के आंदोलन में 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था भैया? उनका नाम था हैदर अली खान। कौन था? हैदर अली खान। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता थे जिन्होंने 1857 के आंदोलन के समय स्वयं को भैया राजा घोषित कर दिया था? वो हैदर अली खान थे, ठीक है ना, हैदर अली खान थे। कौन थे? हैदर अली खान, ठीक है। इस तरह हम लोग पढ़ने के नेक्स्ट चलते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका सीधा संबंध देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। ये तो पहला इसका ऑप्शन है, इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन हो गया था। तो दूसरा क्वेश्चन है, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2007 में हुआ था। तो बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 में, तो सीधा हम लोग इसका आंसर बोलते हैं, इसका आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। इसका आंसर डी नंबर ये है कि बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठक के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, नहीं होगा, ठीक है। सिंपल से आपको ऐसे भी पूछ देगा कि बिहार पंचायती राज अधीन ग्राम सभा की बैठक कितने माह के बीच में होना चाहिए? तो भैया 3 माह के अंदर ही हो जाना चाहिए, उससे बेसी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक ना, तो आपको ऐसे भी ध्यान देना है। तो एकदम बिहार पंचायती राज अधीन ग्राम सभा की बैठक जो है कितने माह के बीच में होनी चाहिए? तो 3 माह के बीच में हो ही जाना चाहिए। 3 माह से ज्यादा होना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 16 नंबर में। बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो भैया भावर का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक ना, भावर का क्षेत्र, ठीक है। भावर, देखिए इसमें 2 चीज होता है, एगो भावर होता है, एगो खादर होता है। खादर एगो भांगर होता है, ठीक ना। खादर हुआ जो नई मिट्टी होता है उसे खादर कहते हैं, भांगर हुआ जो पुरानी मिट्टी है। ऐसे याद रखिए, पुराना चीज क्या होता है? भांग उंग जाता है, तो भांग जाता है उसको क्या बोलते हैं? भांगर। जो भांग गया क्या बोले? पुराना पुराना चीज क्या होता है? भांग जाता है, मतलब भांगर, ऐसे याद रखिएगा, भांगर। और नई चीज क्या होता है? खादर होती है। नई मिट्टी क्या होता है? खादर होता है। चलिए ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी उसे खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? भांगर कहते हैं। यह भावर क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नीचे आगे को चलते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भैया बिहार में जो है तुर्क सत्ता का स्थापना का श्रेय जो है, क्या नाम है, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को दिया जाता है, ठीक ना। बख्तियार खिलजी को भैया तुर्क सत्ता का स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ठीक ना। तुर्क सत्ता का स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को दिया जाता है, ठीक है। बख्तियार खिलजी जो थे ना, जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त करने वाले, आप सभी को पता है कि यही वो इंसान जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिए थे। चलिए ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय, क्वेश्चन पूछ देगा गुरु, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो बख्तियार खिलजी को दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा अधिवेशन हुआ था? वह था बापू दीप नारायण सिन्हा। बापू
दीप नारायण सिन्हा, बापू दीप नारायण सिन्हा की वजह से प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। बापू दीप नारायण सिन्हा, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसका संबंध हुआ था? बापू दीप नारायण सिन्हा की वजह से हुआ था, ठीक है। हम लोग आगे चले। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है, यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन के संबंध कार्य बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ के नेता अहिंसा का मर्मक समझते हैं, यहाँ के नेता अहिंसा को मर्म समझते हैं, ठीक है। बहुत कहा जाता है किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहाँ असहयोग आंदोलन के से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। वो है बिहार। कौन है भैया? तो बिहार। बिहार में क्या अहिंसा को मर्म समझते हैं, यहाँ का असहयोग आंदोलन के संबंधित बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। किसने कहा था भैया? महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में उपनिषद कला में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महाकेंद्र कौन सा था? भैया बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था भैया? विदेह था। कौन सा था? विदेह। विदेह क्या था भैया? बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण ग्रंथ और धर्म ज्ञान का महान केंद्र था भैया, समझे। ज्ञान का महान केंद्र ब्राह्मण धर्म का उपनिषद काल में बिहार में कौन सा जगह था? तो वह विदेह था, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको ऐसे हो सकता है, विदेह बिहार का जो विदेह था वह किस किस क्षेत्र का महान केंद्र था? तो ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार में गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है भैया? मनेर तामपल से मिलता है। बिहार पर गढ़वालों को अधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है भैया? मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। वीर कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार कर लिया था? किस जिले पर अधिकार कर लिया था? तो भैया वो आजमगढ़ का जिला था, जब 26 मार्च 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह जी ने आजमगढ़ पर क्या किया था भैया? तो इन्होंने कब्जा कर लिया था, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। 26 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ के किले पे इन्होंने अधिपति जमाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अष्टबस कहाँ पाया जाता है? बिहार में अष्टबस कहाँ पाया जाता है? बिहार में अष्टबस कहाँ पाया जाता है भैया? बिहार में अष्टबस कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर में पाया जाता है। बिहार में अष्टबस कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में पाया जाता है। बिहार में देखिए बिहार में सोना में पाया, सबसे अधिक सोना जमुई में पाया जाता है, फिर उसका मुंगेर में भी पाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा जमुई जो है ये, इसमें सबसे अधिक जो है ना आपको कहते सोना पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो भैया देखिए बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो उसका रोहतास को जो राजधानी बनाया था राजा मान सिंह ने बनाया था। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा मान सिंह ने बनाया था, ठीक है। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? हाजीपुर में भैया। बिहार के किस स्थान पर नेपाली हाँ नेपाली मंदिर है? तो भैया हाजीपुर में। हाजीपुर में क्या है भैया? बिहार का ऐतिहासिक नेपाली मंदिर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ देंगे कि बताइए रोहतास को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा मान सिंह ने बनाया था। पिछले बार क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है जी? बिहार को 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया। कितने जोन में विभाजित किया है? बिहार के 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? देखिए भैया किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? कर्नाट वंश का जो उदय हुआ था रामपाल के शासन के टाइम में हुआ था। कौन के शासन में हुआ था? रामपाल के समय में। किस वंश का हुआ था उदय? तो कर्नाट वंश का उदय हुआ था, ठीक है। कर्नाट वंश। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? किस राज्य में, देखो गुरु, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? भैया बिहार में हुआ था, ठीक है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सर्वप्रथम अल्पसंख्यक जितने भी आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार दिया गया था, ठीक है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खाद्य प्रसंस्करण बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? पटना और औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ है भैया? पटना और औरंगाबाद में जो खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है, ठीक है ना। पूछ देगा भैया, बोलिए
खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ है? तो पटना और औरंगाबाद बनना है। कहाँ है? पटना और औरंगाबाद। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन सा है? तो भैया देखिए, ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार में सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन है? पूछेगा कौन सा मुगल शासक कौन है जिन्होंने बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो वो है अकबर, समझे। और सबसे पहले जिसको जो है ना जबरदस्ती सैन्य बल के द्वारा किसने इसको मुगल सल्तनत में मिलाया था, दिल्ली सल्तनत में? तो इल्तुतमिश था। वो कौन था? इल्तुतमिश। और जो बोलेगा कि मुगल साम्राज्य, कौन सा मुगल शासक ने बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाँ चलिए ठीक है। बिहार में अफगानों का सत्ता का आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बिहार में अफगान सत्ता के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? नुहानी कबीलों की थी। किसका था भैया? नुहानी कबीलों की थी। किसका था? नुहानी कबीलों की थी। अफगान सत्ता के, देखिए तुर्क सत्ता का जो भारत पे कब्जा किया था, तुर्क वाला भी तो आपको बनाए थे कौन? वो खिलजी था। कौन सा खिलजी था? बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी का तुर्क सत्ता का अदापित जो बिहार में किया था, शासन किया था। और देखिए अफगान सत्ता का आरंभिक उत्कर्ष जो है नुहानी कबीलों ने की थी। अगर पूछेगा बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो बोलिएगा नुहानी कबीलों की। अगर बोलेगा तुर्क सत्ता, तुर्क तुर्क बोलेगा तो तुर्क, कौन सा तुर्क शासक जिन्होंने बिहार पे शासन किया था? तो उसका नाम बख्तियार खिलजी था। और बोलेगा कौन मुस्लिम शासक था जिन्होंने सैन्य बल से बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? वो इल्तुतमिश था। और कौन सा मुगल शासक है जिन्होंने बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो वो है अकबर था। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग 32 नंबर में। 32 नंबर में क्या कहता है भैया? 32 नंबर कहता है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में किया गया था? देखिए बिहार के, भारत में साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया था तो वो जानते हैं लाला लाजपत राय जी थे, जिनको बेचारा को पुलिस के डंडे से मार करके मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, बहिष्कार का निर्णय लिया था, वो अनुग्रह नारायण सिंह जी थे। कौन थे भैया? अनुग्रह नारायण सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार में सबसे पहले अग्रिम नेता थे। ठीक ना, इसके नेतृत्व में लिया गया था तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो भैया देखिए सीमा रेखा बिहार और उत्तर प्रदेश में सीमा रेखा बनाती है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कौन बनाती है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो भैया शाहबाद से हुई है। कहाँ से हुई है? तो शाहबाद से। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय मूर्ति किस जिले से हुई है? शाहबाद से हुई है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस ने, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्नलिखित में से कौन थे? हाँ भैया देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस थे, उनका वकील कौन था? कालिदास बसु था। कौन था? कालिदास बसु था। ठीक है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? जीविका गरीबी उन्मूलन से। देखिए जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? भैया गरीबी उन्मूलन से थे। देखिए पिछला क्वेश्चन पूछते हैं बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? ये थे कालिदास बसु। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि हमको लगता है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं भी पूछ सकता है। ठीक ना, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस का कौन था भैया वकील? तो कालिदास बसु था। कौन था? कालिदास बसु। हाँ, जीविका बिहार सरकार की एक पहल थी। किसका संबंध किसे? गरीबी उन्मूलन से है जीविका। वैसे भी गरीबी है तो भैया जीविका होना, जीविका चलाने के लिए कुछ रोजगार करना चाहिए, इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए हाँ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था भैया? बताइए। नित्यानंद कानूनगो के शासन काल में। ये नित्यानंद कानूनगो जो थे, कानूनगो जो थे बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। और इनके राज्यपाल में कार्यकाल का दौरान सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा गया था। सॉरी, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल के सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो ऐसे एक राज्यपाल था जिनके शासन काल में सर्वाधिक सर सर सर्वप्रथम राष्ट्रपति, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। सर्वाधिक नहीं है बच्चों, ये सर्वप्रथम है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किनके राज्यपाल के दौरान किया गया था? तो नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो बिहार के ऐसे राज्यपाल था जिनके शासन काल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण दिया था? मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। कौन कौन थे भैया? तो वो इब्राहिम शाह सरकी थे। बताइए, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के संरक्षण प्रदान किया था? तो भैया इब्राहिम शाह सरकी थे। ठीक है, सरकी वंश का कौन था भैया? इब्राहिम शाह सरकी था। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे भैया? विद्यापति को संरक्षण दिया था इब्राहिम शाह सरकी ने। ठीक है। हम्म नेक्स्ट वन को चले। हाँ चलिए ठीक है। 39 नंबर क्या? फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम। फाल्गु नदी पर बने सबसे लंबे रबर डैम गया जी। आपको पता है गया जी, गया का नाम अब गया जी हो गया है। तो चलिए सीधा, फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 441 मीटर है। देखिए, आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बिहार के समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो 53 मीटर याद रखिएगा। 53 मीटर कितना है? 53 मीटर। वो भी क्वेश्चन आएगा आगे। चलिए, अरे बस सभी क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है, आप लोग डेली बाय डेली इसको पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। चलिए, फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी का कुल लंबाई कितनी है? तो 441 मीटर है। ठीक है, फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी का कितना लंबाई है? तो 441 मीटर। ठीक है, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया गया? ठीक है, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो भैया 47 सरकारों में विभाजित किया था। ठीक है ना, 47 सरकारों में। निम्नलिखित में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? निम्नलिखित में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे भैया? वासुदेव सोहानी थे। कौन थे? वासुदेव सोहानी थे। बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वासुदेव सोहानी थे। ठीक है, वासुदेव सोहानी कौन थे? बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। और शेरशाह सूरी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य कितने सरकारों में विभाजित किया था? भैया 47 सरकारों में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय पटना में डिवीजन का कमिश्नर कौन था भैया? इस सभी को पता है। 1857 के विद्रोह के समय पटना का डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। हाँ, सही जवाब, विलियम टेलर थे। विलियम टेलर कौन थे भैया? 1857 जिस टाइम विद्रोह हुआ था उस समय पटना डिवीजन का जो पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो वो था विलियम टेलर। पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था भैया? विलियम टेलर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में खोला गया था भैया। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कब खोला गया था? पहला जिला स्कूल 1835 ईस्वी में पटना में खोला गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पर बिहार में जिला स्कूल कब खोला गया था? 1835 ईस्वी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? पटना में खोला गया था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए भैया, कैमूर का पठार जो है ना भैया, चूना पत्थर के लिए सबसे अधिक चूना पत्थर के सबसे अधिक क्या कहते हैं, प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार किसके लिए? चूना पत्थर के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। किसके लिए है? तो चूना पत्थर के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIRD का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1974 ईस्वी में किया गया था। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कब किया गया था? तो भैया 1974 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कब किया था? 1974 ईस्वी में किया गया था। 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1973 ईस्वी को बिहार में प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक, बोलेगा भैया बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1913 ईस्वी। कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1913 ईस्वी को। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ था ना। ठीक है। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। घाघरा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? घाघरा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो रिविलगंज मिलती है। रिविलगंज मिलती है। घाघरा मतलब सरयू नदी, घाघरा या सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो रिविलगंज मिलती है। ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे भी पूछ देगा, बिहार जो है बिहार गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर बहती है? तो 12 जिलों से होकर बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भागलपुर। बिहार में
फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? तो भागलपुर है। भागलपुर का जर्दालू आम बहुत ही फेमस है। भागलपुर का रेशम सिल्क बहुत ही फेमस है। भागलपुर में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बनाया गया है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड पूछ दिया जाता है। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो अप्रैल 2022 में की गई थी। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब गई थी? उन्हें अप्रैल 2022 में की गई थी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए भैया, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये भी देखिए। जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर का। जो भी भागलपुर से रिलेटेड होगा, जगतपुर को जरूर जानते होंगे, इसलिए जगतपुर झील कहाँ से है? भागलपुर से। सहरसा से जो है मतगंधा, सबको पता है, वहाँ के मतगंधा झील बहुत ही फेमस है, जो सहरसा में स्थित है। खड़गपुर झील भी मुंगेर में है, यह भी फेमस है। जो भी है मुंगेर के सब जानते होंगे खड़गपुर झील यहाँ पे समय। लेकिन ये जो अजय झील है, ये अजय झील रोहतास में नहीं है। ठीक है, अजय झील रोहतास में नहीं, तो ये गलती यही हो गया यहाँ पे। तो साथियों, ये हमारा सेट 2 आज कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो ये जरूर कमेंट में बताएंगे। जो बाकी लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएंगे और अपने साथियों के साथ शेयर भी करते जाएंगे, क्योंकि अभी अभी मेरा नया चैनल है। ठीक है, इसमें आप लोगों का सपोर्ट और आपका साथ का बहुत बहुत जरूरी है। अपने भाइयों को थोड़ा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़ सके और आपको कुछ ज्ञान मिल सके। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।